गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो जीव प्रक्रम वाला 5वां अध्याय है वो चल रहा है और पिछली क्लास तक हमने एक तो मनुष्य के पाचन तंत्र को पढ़ लिया था, मनुष्य के श्वसन तंत्र को पढ़ लिया था, उसके अलावा अन्य जीवों में भी वायवीय अवायवीय श्वसन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जो आज की क्लास हमारे शुरू हो रही है वो हो रही है मानव में वहन। मानव में पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा बेसिक बता दिया था, वहन मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रक्त वाहिनियां, हृदय, इन सब के बारे में है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मानव में वहन पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। यानी जो रक्त है वो हमारे शरीर में क्या क्या चीजों को घुमाता है, क्या क्या लेकर जाता लाता है। एक तो भोजन को, जो भी आपने भोजन किया, आहार नाल के अंदर उसका पाचन हुआ, उसमें से जो भी रस निकला, ग्लूकोज निकला, प्रोटीन का अमीनो अम्ल निकला, वसा का वसीय अम्ल निकला, वो सारा रक्त में डाल दिया जाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक उस भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त। उसके अलावा ऑक्सीजन, आपने जो श्वास ली, पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था, हमने जो श्वास ली फेफड़ों में, कुपिका ने उस ऑक्सीजन को लिया, उसको रक्त में डाला, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक ने उस रक्त को पकड़ा और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। और वर्ज्य पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको भी रक्त है वो शरीर के से बाहर ले जाता है। कहा हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। पिछली क्लास में मैंने बताया था रक्त हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक हिपेरिन नामक वर्णक होता है। उस वर्णक का स्राव हमारे रक्त में यकृत या लीवर द्वारा किया जाता है। आप देखते हो कि जब रक्त हमारे शरीर में घूमता रहता है तब तक वो द्रव अवस्था में होता है। जैसे ही हमारे कहीं चोट लगी, खून की एक बूंद बाहर गिरी, वो जम गई। उसका कारण क्या था कि बाहर हवा में जाते ही हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है, तो उसको तरल अवस्था में रखने के लिए कुछ वर्णक नहीं रहता, इसलिए रक्त जम जाता है। जब तक रक्त शरीर में रहेगा, हिपेरिन उसमें घुला हुआ रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो रक्त को जमने से रोकता है। अब आप सोचोगे कि ब्लड बैंक के अंदर रक्त जमता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सोडियम साइट्रेट नाम का एक पदार्थ मिला दिया जाता है, ईडीटी है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट नाम का एक रासायनिक पदार्थ मिलाकर रखा जाता है, जिसके कारण रक्त जमता नहीं। वही काम प्रयोगशाला में ईडीटी या सोडियम साइट्रेट करता है, जो हमारे शरीर के अंदर यकृत या लीवर द्वारा स्रावित वर्णक हिपेरिन करता है। तो ध्यान रखना, मनुष्य का रक्त हमेशा तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में रहने का कारण क्या है? उसमें हिपेरिन नामक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? यकृत या लीवर के द्वारा। ठीक है, देखिए रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। 3 वर्ड आए आपके सामने, तरल संयोजी ऊतक, यानी रक्त हमेशा तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। संयोजी का मतलब है कि रक्त शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़े रखने का काम करता है। यानी रक्त कोई भी पदार्थ है, एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का काम करेगा, 2 अंगों को कनेक्ट करके रखेगा, इसलिए इसको संयोजी और ऊतक क्यों कहा जाता है? आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8वीं क्लास से आपके पढ़ते आ रहे हो कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और जो हमारा रक्त है उसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसलिए रक्त को क्या कहा जाता है? ऊतक। कैसा ऊतक? तरल संयोजी ऊतक। ऐसा ऊतक जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक दूसरे अंगों को जोड़े रखने का काम करता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है। निलंबित मतलब घुली हुई नहीं रहती, अलग अलग नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। यानी रक्त को शरीर में सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तो हमें पंप चाहिए जो पूरे शरीर के अंदर रक्त को फेंक सके, भेज सके, वापस खींच सके। जैसे आपको पानी को टांके से टंकी में ऊपर चढ़ाना है तो क्या बिना मोटर के चढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते। जिस प्रकार हमारे घर में पानी की मोटर और पाइप काम करती है, उसी प्रकार हमारा हार्ट और जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियां है, वो काम करते हैं। कैसे? देखिए, आपने हृदय है वो भी
इसी प्रकार काम करेगा जैसे पानी की मोटर काम करेगी। पानी की मोटर क्या करती है कि एक पाइप लगी हुई है टांके में, दूसरी उससे पाइप जोड़ी हुई टंकी में ऊपर पानी चढ़ाने के लिए लगी हुई होगी। जो मोटर होती है वो क्या करती है, टांके में से पानी को खींचेगी और उस पानी को फिर वो किधर फेंकेगी, टंकी के ऊपर पानी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा टंकी में। वही काम हमारा हार्ट करता है, शरीर के अंगों से खींचता है रक्त को, उसको फेफड़ों में भेजता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की दृष्टि से शुद्ध होता है। अभी मैंने बताया था आपको प्रक्रम पिछली क्लास में, कुप्पिका में रक्त गया, कार्बन डाइऑक्साइड ले गया, उसको कुप्पिका को दिया, कुप्पिका ने उसमें ऑक्सीजन डाली, वापस रक्त लेकर आया। तो फेफड़ों के अंदर रक्त को भेजा और वापस फेफड़ों से खींचकर शरीर के अंगों में भेजा। ये पंप का काम कौन करता है, हमारा हृदय या हार्ट। तो जिस प्रकार पानी की मोटर पानी को टांके से खींचकर टंकी में चढ़ाती है, उसी प्रकार शरीर के एक अंग से रक्त को खींचकर दूसरे अंग में भेजने का काम भी हमारा कौन करता है, हृदय। ये तो एक प्रक्रम हो गया। अब आप देखते हो कि जैसे मेरे पास पानी की पाइप है, मैंने उसको मरोड़ दिया, पानी आगे जा नहीं रहा है, पीछे से मोटर फेंकना चाह रही है, पानी जा नहीं रहा है, मैंने मरोड़ दिया पाइप को, तो प्रेशर किस पर पड़ेगा, मोटर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वही प्रक्रम है कि हमारा हार्ट रक्त को पंप कर रहा है, और अगर किसी रक्त वाहिनी के अंदर कोई ब्लॉक आ गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, रक्त नहीं जा पा रहा है, अंदर थक्का बन गया, तो हार्ट में सीने में दर्द होगा कि नहीं होगा, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी ब्लड का फ्लो कम होना या एकदम से रुक जाना, किसके कारण, रक्त वाहिनियों में कोई रुकावट के कारण या उनमें कोई ऐंठन के कारण, जिससे एकदम सीने में दर्द होता है। जिस प्रकार मोटर पर प्रेशर पड़ता है, आप देखते हो मोटर एक से दब जाती है, हम बोलते हैं कि मोटर जल सकती है, क्योंकि पाइप मरोड़ दी जाती है तो पानी जाता नहीं है, तो प्रेशर किस पर पड़ेगा, मोटर पर। उसी प्रकार हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, सीरा और धमनी। अगर उनके अंदर मरोड़ आ गया, धमनी में मरोड़ आ गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, रक्त का बहाव नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट में दर्द उत्पन्न होगा। तो बिल्कुल जैसे पानी की मोटर पाइपें काम करती है, उसी प्रकार हमारा हृदय और रक्त वाहिनियां काम करती है। तो वही चीज इसने बताई है कि हमारा रक्त परिसंचरण बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए, रक्त को लाने ले जाने के लिए रक्त वाहिकाएं यानी सीरा और धमनी, और उसको फेंकने के लिए, वापस खींचने के लिए प्रेशर वाला पंप यानी हृदय। तो तीन चीजों से मिलकर मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। ठीक है, अब हमारा पंप हृदय, तो देखिए हृदय कैसे काम करता है। हृदय, ये जो आपके सामने ऐसे डायग्राम है, इसको बिल्कुल मैं इजी रूप में समझा रही हूं आपको। देखिए डायग्राम बनाकर, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हृदय, इस हृदय के अंदर 4 कमरे हैं। ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं उनको क्या बोलेंगे, आलिंद। और नीचे वाले जो 2 कमरे हैं इनको क्या बोलेंगे, निलय। देखिए जैसे मैं खड़ी हूं, मेरा ये भाग दायां, ये भाग बायां, तो ये दायां आलिंद दायां निलय, ये बायां आलिंद और बायां निलय। ये हो गया दायां आलिंद और दायां निलय, ये हो गया बायां आलिंद और ये हो गया बायां निलय। शरीर के सभी अंगों को यहां मान लेती हूं मैं, और फेफड़ों को यहां मान लेती हूं मैं। अब 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है हमारे अंदर, एक तो होती है सीरा और एक होती है धमनी। इस कलर की तो क्या है, सीरा बैंगनी रंग की, और धमनी किस रंग की होती है, धमनी होती है लाल रंग की। ठीक है, अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो रक्त वाहिनी रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है वो क्या कहलाती है, धमनी, और जो अंदर रक्त को लेकर आती है वो क्या कहलाती है, सीरा। अब देखिए, एक तो शरीर के अंगों से रक्त हृदय के अंदर लेकर आएगी, और वापस ये जो रक्त है वो दाएं आलिंद से कहां पर जाएगा, दाएं नीले में जाएगा कि नहीं जाएगा,
दाएं नीले जब भर जाएगा तो यहां से रक्त निकलेगा और कहां पर जाएगा, शरीर के अंगों में। तो यहां से रक्त निकला और किस में चला गया, फेफड़ों के अंदर। उसी प्रकार फेफड़े से रक्त निकला और हृदय के अंदर आया तो हृदय के अंदर आने वाली रक्त नलिका शिरा, और फिर हृदय के बाएं आलिन से बाएं नीले में रक्त जाएगा और बाएं नीले से निकलकर शरीर के अंगों में चला जाएगा। यहां पर आपको दो रक्तवाहिनियां दिख रही है, शिरा, और दो रक्तवाहिनियां दिख रही है, धमनी। जो रक्त को हृदय के अंदर लाती है वो क्या कहलाती है, शिरा। जो रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है वो क्या कहलाती है, धमनी। देखिए ये फेफड़े से हृदय के अंदर ला रही है, ये शरीर के अंगों से हृदय के अंदर ला रही है, तो ये होगी शिरा। ये फेफड़े से शरीर के अंगों में दूर ले जा रही है तो धमनी, और ये शरीर फेफड़े से ये हृदय से फेफड़ों में दूर लेकर जा रही है तो ये भी हो गई धमनी। दो तो हो गई धमनी और दो हो गई शिरा। ये भी धमनी और ये भी धमनी और दो हो गई शिरा। ये भी शिरा और ये भी शिरा। अब हमारे पास दो शिरा और दो धमनी है तो उनका अलग अलग नाम लिखेंगे। जो रक्तवाहिनी फेफड़ों से जुड़ी हुई है उसके आगे नाम लिख दो फुफ्फुसीय। फुफ्फुस फेफड़ों को संस्कृत में बोलते हैं, तो ये हो गई फुफ्फुसीय शिरा। क्या हो गई, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या कहलाएगी, फुफ्फुसीय धमनी। उसी प्रकार दो शिरा दो धमनी है, एक शिरा और एक धमनी शरीर के अंगों से जुड़ी हुई है, तो जो शरीर के अंगों से जुड़ी हुई है उसके आगे नाम लिख दो महा। ये तो हो गई महाशिरा और ये हो गई महाधमनी। आया कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन क्या आता है, फुफ्फुसीय शिरा रक्त को कहां से कहां पर ले जाती है, तो फुफ्फुसीय शिरा रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद में लाती है। महाधमनी रक्त को कहां से कहां ले जाती है, तो महाधमनी बाएं नीले से रक्त को शरीर के अंगों में लाती है। महाशिरा रक्त को कहां से कहां ले जाती है, तो महाशिरा रक्त को शरीर के अंगों से दाएं आलिंद में लाती है। फुफ्फुसीय धमनी रक्त को कहां से कहां ले जाती है, तो फुफ्फुसीय धमनी रक्त को दाएं नीले से फेफड़ों के अंदर ले जाती है। अगर आपके ये डायग्राम दिमाग में रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। अभी और बताती हूं मैं आपको। देखिए यहां से ये रक्त आया, इस रक्त के अंदर ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रक्त अशुद्ध था, ये अशुद्ध था, अशुद्ध था, अशुद्ध था, अशुद्ध था, फेफड़ों में गया। फेफड़े ने इस रक्त में से क्या निकाल ली, कार्बन डाइऑक्साइड। कुप्पिका ने ये काम किया कि नहीं किया, और इसमें कौन सी गैस डाल दी, ऑक्सीजन। गैसों की दृष्टि से ये रक्त शुद्ध हो गया, ये शुद्ध रक्त था, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या थी, ऑक्सीजन। शुद्ध था, शुद्ध था, शुद्ध था, शुद्ध था, वापस शुद्ध रक्त शरीर के अंगों में आया कि नहीं आया। अब एक पॉइंट और आता है कि शरीर की सब धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन एकमात्र अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। देखिए इसके अंदर रक्त कैसा है, अशुद्ध रक्त है। कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, क्योंकि इसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड ही है ज्यादा। और शरीर की सब शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन एकमात्र अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा जिसके अंदर कैसा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिधर ऑक्सीजन है वो शुद्ध रक्त है, जिधर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अशुद्ध रक्त है, इधर ये पूरा ही अशुद्ध रक्त है। यानी हृदय के दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा। तो आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए फुफ्फुसीय शिरा क्या है, कौन सा रक्त किधर से किधर ले जा रही है, महाधमनी क्या है, कौन सा रक्त किधर से किधर लेकर जा रही है। अगर आप किताब में भाषा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको ये डायग्राम अपने माइंड में सेट रखना है। एक चीज और देखिए, जो दायां आलिंद, देखिए यहां से रक्त आया दाएं आलिंद में, जैसे ही दाएं आलिंद भरेगा तो रक्त किस में जाएगा, दाएं नीले में। रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाने के लिए यहाँ पर एक खिड़की दरवाजा लगा हुआ है जिसमें 3 खिड़कियां हैं। इसे क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट। उसी प्रकार बाएं आलिंद में रक्त भरेगा तो बाएं नीले में जाएगा, उसके लिए भी यहाँ एक दरवाजा है जिसमें 2 खिड़कियां हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे द्विवलनी कपाट। क्या बोलेंगे, द्विवलनी कपाट। और यहां से दोनों जगह से रक्त निकलने के लिए क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। इन्हें क्या बोलेंगे, आधे चांद के शेप होती है इनकी,
इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट। आया कि नहीं आया समझ में? ये पूरा हृदय का पार्ट जो आपके किताब में रामायण की तरह लिखा हुआ है, पूरा संग विस्तृत रूप में, इसको बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया। इसको आप जरूर किसी पेज के अंदर नोट करके अपनी बुक में लगा लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नोट कर लीजिए इसको। अब ये हमने डायग्राम के रूप में देख लिया। अब हम आगे देखते हैं किताब की भाषा। देखिए हमारा पंप हृदय, इसके अंदर देखिए जो लाल कलर की दिख रही है ये क्या है, धमनियां। जो नीले कलर की होगी वो क्या होगी, सीरा। हृदय एक पेश के अंग है, यानी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, हड्डियां नहीं होती उसमें। जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, इस प्रकार बंद मुट्ठी के जैसा होता है, जैसे ऐसे धड़कता रहता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बंटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों पर पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं आलिंद में आता है। अभी समझाया मैंने आपको। आप देखिए वो डायग्राम साथ में लेके इस भाषा को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। इस रुधिर को एकत्रित करते समय जब बायां आलिंद शिथिल रहता है तब अगला कोष्ठ बायां नीले फैलता है, तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। यानी जिस भाग को रक्त लेना होता है वो पहले संग फैलता है और फिर जब उसको रक्त आगे पास करना होता है तो वो ऐसे सिकुड़ता है, संकुचित होता है, तो ब्लड प्रेशर से आगे वाले कोष्ठक में चला जाता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है तब रुधिर में पंपित हो जाता है, रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से वी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। नीले की पेशीय मोटी, मजबूत और मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। देखिए ये जो त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट थे ना, जैसे ही शरीर के अंगों से रक्त दाएं आलिंद में आएगा ना तो दायां आलिंद ऐसे फैल जाएगा। जैसे ये भर जाएगा तो ये संकुचित होगा और ये नीले फैल जाएगा तो रक्त त्रिवलनी कपाट से दाएं नीले में भर जाएगा। अब देखिए जैसे ही दायां नीले भरेगा तो ये गेट खुलेगा और ये गेट बंद हो जाएगा, जिससे रक्त फिर आगे चला जाएगा, वापस दाएं नीले से दाएं आलिंद में नहीं आ सकता। वाल्व का मतलब यही है जो एक तरफ खुले, सिर्फ पदार्थ को एक साइड जाने दे, वापस आने से रोक दे। तो जैसे ही दायां आलिंद भरता रहेगा ये गेट बंद रहेगा, जैसे ये पूरा भर जाएगा ये खुल जाएगा और नीले खुल जाएगा तो ये संकुचित होकर नीले को रक्त से भर देगा। जब नीले पूरा भर जाएगा तो ये गेट खुल जाएगा और ये बंद हो जाएगा तो रक्त यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सेम वही प्रक्रम बाएं वाले भाग में होगा। जैसे ही रक्त इधर से यहाँ आएगा आलिंद खुल जाएगा, पूरा भरने के बाद ये गेट खुल जाएगा, आलिंद संकुचित होगा तो रक्त प्रेशर से नीले में जाएगा, नीले भरेगा तो ये गेट खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो रक्त इसके शरीर के अंगों में चला जाएगा। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। अभी मैंने पिछले प्रकरण में बताया था श्वसन के अंदर की कैसे कुप्पिका ऑक्सीजन को लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेगी वापस। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनी तथा वी ऑक्सीजनी रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। अभी मैंने बताया कि हृदय के दाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त ऑक्सीजनित रक्त बहता है, नहीं बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय के चार कोष्ठकों का होना, अलग अलग होना, यही फायदा है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है।
पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में हृदय 3 कोष्ठीय होता है और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। यानी इनमें 3 ही भाग होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त आया, बाएं आलिंद से शुद्ध आया, निलय में आकर दोनों मिक्स हो गया, तो वो अपने अंदर नहीं चलता है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 ही कोष्ठ होते हैं, 1 आलिंद और 1 निलय। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है। जिस प्रकार हमारे अंदर रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, मछलियों के अंदर किस में होगा? क्लोम्स के अंदर होगा, गलफड़ों में, जहां ये ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल 1 बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में ये 2 बार हृदय में जाता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर, पक्षियों के अंदर हृदय है वो 4 कक्षों का बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। मेंढक के अंदर, सांप प्रजाति के अंदर, इनके अंदर हृदय 3 कोष्ठों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। जबकि मछली का हृदय 2 कक्षों का बना होता है, 1 आलिंद और 1 निलय। मछली के अंदर रक्त का शुद्धिकरण क्लोम्स या गलफड़ों के अंदर होता है। ये इस पूरी भाषा का भावार्थ है। आगे आता है रक्त दाब। क्या होता है ब्लड प्रेशर? जब हमारा रक्त है वो प्रेशर डालता है नलिकाओं पर, तब धमनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। इसको मापने वाला जो ये उपकरण होता है, इसे स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। इसमें पारा धातु का उपयोग किया जाता है। जब रक्त संकुचित होकर ज्यादा दाब डालता है, उसका मान 120 मिमी ऑफ Hg होता है। Hg पारे का प्रतीक है, इसलिए इसको क्या लिखता है? मिमी ऑफ Hg। और जब रक्त शिथिल अवस्था में दाब डालता है, वो मिनिमम 80 मिमी ऑफ Hg होता है। तो मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120-80 मिमी ऑफ Hg के बीच में होता है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब का मान लगभग 180 मिमी तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 मिमी ऑफ Hg होता है। ठीक है, और इस रक्त दाब का मापन यहां वाली धमनी से किया जाता है। और जो रक्त दाब मापने वाला उपकरण है स्पिग्मोमेनोमीटर कहलाता है, और साथ में स्टेथोस्कोप से इसकी आवाज भी सुनी जाती है। स्पिग्मोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब नापा जाता है। उच्च रक्त दाब को अति तनाव भी कहते हैं, यानी हाई बीपी, तथा इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है, जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। फिर आगे आती है रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं क्या होती है? रक्त की कणिकाएं कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सीरा और धमनी। इन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज वाला पार्ट मैंने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी वे में समझाया। आपको डायग्राम को पहले समझना है, फिर भाषा को समझना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रक्तवाहिकाएं और रक्त कणिकाओं को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।